हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत का संविधान शुरू कर रहे हैं और ये मौलिक विधि का हम लोगों का आखिरी सब्जेक्ट, आखिरी एक्ट, आखिरी अधिनियम है। जिसके बाद हमारी मौलिक विधि भी कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसीजर हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रक्रियात्मक विधि मतलब पेपर, लॉ का फर्स्ट पेपर ये इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं और इवेंट डेज पे आपको थर्ड पेपर मिल रहा है जिसमें अब आजकल लोकल लॉज ऑफ यूपी चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अनुच्छेद 8 पर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार पूछा गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 8? देखें, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो भारत में पैदा हुआ हो और वो बाहर रह रहा हो, उसके नागरिकता के अधिकार क्या है, कैसे हो नागरिकता पात्र नागरिक रहता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं अनुच्छेद 8 में। देखें, पहले समझ लें लिखना क्या है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा अथवा पितामह या मातामह में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि, अब देख ले शर्त क्या है, यदि वो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनल की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से जो प्रारूप दिया गया है और जो रीति है उस रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वो तक समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर और ऐसे राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, तो वो क्या है? भारत का नागरिक। कहने का मतलब ये है, जो 1935 में परिभाषित भारत था उसमें कोई व्यक्ति जन्मा हो या उसके माँ बाप में से या दादा दादी परदादा परदादी में से कोई जन्मा हो और अब वो व्यक्ति क्या हो रहा है, भारत से बाहर रह रहा है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब क्या करे वो, या तो जो भारत सरकार है उसमें विहित प्रारूप जो बताया गया है नागरिकता के लिए उसमें एक आवेदन दे दे, या आवेदन दे, और या फिर जो है जो काउंसिल होती है, प्रतिनिधि, भारत की काउंसिल प्रतिनिधि होती है, वो उस देश में जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर उस काउंसिल को एक आवेदन देगा कि भाई हम भारत के नागरिक हैं, और वहाँ का राजनयिक या काउंसिल जो भारत का प्रतिनिधि है, काउंसिल प्रतिनिधि है दूसरे देश में जहाँ वो अमुक व्यक्ति रह रहा है, वो काउंसिल या राजनयिक व्यक्ति जो करेगा उसको रजिस्ट्रीकृत कर ले कि हाँ आप भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर ले, तभी आप भारत के नागरिक हैं, अन्यथा नहीं। ये बात ध्यान रखना है, याद करना है, और इसको खूब पूछा जाता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसके शब्द बहुत कम है मगर बहुत विस्तृत मीनिंग है इसके। इसमें से एक भी शब्द की आप कमी नहीं कर सकते, एक एक शब्द बिल्कुल चुना हुआ है। देखें क्या है अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। ये देख लें, पहली बात तो सारे लोगों के लिए है, सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है। देखें पहले क्या कहती है भाषा अनुच्छेद 14 की। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से
या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या कह दिया गया? ये किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा ये समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, सब पर ये रूल लगेगा और विधि के समक्ष समता का ये रूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन होता है हमेशा। और इसी से रिलेटेड हमने एक आपको केस लॉ दिया है जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो कि हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था 2018 का। लगभग हर पेपर में आया है और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। सॉरी, ये निर्णय क्या कहता है? ये निर्णय देखें पहले। जोसेफ शाइन, या हिंदी में सिने लिखा हुआ भी है कहीं जगह कहीं, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ था इस केस में? इस केस में विवाद उठा कि धारा 497, जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 497, जिसको जार कर्म कहा जाता है, डिटेल में पढ़ाया हमने आपको आईपीसी में। पहले समझ लें, निर्णय के वर्ड्स समझ लें जिससे आप आराम से निर्णय लिख सकें। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 महिला के सैद्धांतिक समानता के अधिकार एवं उसके अनिवार्य गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा इसके साथ ये मनमाना पूर्ण बर्ताव भी करता है। आगे चले हम लोग। इसलिए ये धारा, कौन सी धारा, किस धारा की हमने पिछले पेज पे बात की है? धारा 497 भारतीय दंड संहिता। इसलिए ये धारा ये धारा 497 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15A, 15 का मतलब 1 पॉइंट और 21 का उल्लंघन करता है। तदनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198, जहां तक वो जारता से संबंधित है, असंवैधानिक है। बहुत से मामले आए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के संज्ञान में, किसी में कहा गया ये धारा ठीक है जार कर्म, किसी में कहा गया नहीं ठीक है, कुछ तमाम तरह के पक्ष विपक्ष के बारे में बात हुई। मगर ये जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ का केस था 2018 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि 497 जो है महिलाओं के प्रति भेदभाव कर रही है ये धारा, और महिलाओं के प्रति एक मनमाना व्यवहार कर रही है। इसलिए ये धारा एकदम उल्लंघन कर रही है अनुच्छेद 14, 15 और 21 का, जिस कारण ये धारा 497 और इसी की प्रोसीजर की धारा है दंड प्रक्रिया संहिता की 198, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। पहले पॉइंट में ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात कह दी, जारता को एक अपराध के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता, किंतु ये विवाह विच्छेद का एक आधार माना जा सकता है। साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जारता जो है एक अपराध ना होके, अपराध नहीं है ये, क्योंकि महिला को भी अपने अधिकार है, तो अपराध नहीं है। इसका मतलब इसके लिए दोषी नहीं है, दोष सिद्ध नहीं है। बल्कि ये हो सकता है कि अगर पति चाहे, अगर अपनी महिला को समझ रहा है कि जार कर्म में लिप्त है, किसी अन्य पुरुष के साथ वो संभोग या इस तरह की कोई प्रवृत्ति शो कर रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए एक आधार बन जाएगा विवाह विच्छेद का। जारता जो है विवाह विच्छेद का एक आधार बन सकता है। तीसरी और आखिरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, बोला धारा 497 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 198(2), ये काहे की है? दंड प्रक्रिया संहिता की है, धारा 198(2) हमने ऊपर बताया है, अवैध व असंवैधानिक होने के कारण निरस्त की जाती हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इन दोनों धाराओं को
भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 को असंवैधानिक कहा, अवैध कहा और इस कारण से फाइनली इन धाराओं को निरस्त कर दिया। बहुत पहले ये विवाद उठा था, ये केस हमने दूसरा निर्णय दिया है, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया था। इस केस में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो कि आत्महत्या से संबंधित है, और इस बहुत विवाद चला कि 309 जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा अवैध है या वैध है, बहुत तमाम बातें हुई। तो श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996, 2000 नहीं है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि धारा 309 जो है भारतीय दंड संहिता की वैध है। वैध इसलिए है क्योंकि मरने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल नहीं होता। जीने का तो आपको अधिकार है मगर मरने का अधिकार नहीं है, ना ही दोनों में एक दूसरे के अंतर्विलित है। मतलब फाइनली ये कह दिया कि मरने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है। इस बात इतना ही आप लिखेंगे, इसमें पर्याप्त है। केस लॉ आप वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा, अगर इसको छोटा भी कर सकते हैं जो हमने पहले वाला केस लॉ पढ़ाया है। जोसेफ साइन, जैसा समय होगा वैसा लिखिएगा, क्योंकि धारा जो अनुच्छेद 14 है उसमें बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं होता है, इसलिए उसके साथ केस लॉ आप ज़रूर दें, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का। अब आ जाइए अनुच्छेद 15 पर। आर्टिकल 15 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई तरीके से आता है, हर पॉइंट इसका, हर अनुच्छेद का उप अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा आपको ध्यान रखना है। 6 पॉइंट्स इसमें हम बताए गए हैं, 6 पॉइंट्स में पूरी बात करेगा ये अनुच्छेद 15 बड़ा अनुच्छेद है। अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़े और समझने वाले अनुच्छेद है पूरे संविधान में, तो वो 2 अनुच्छेद हैं, 15 और 16। इन दोनों को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो समझ लीजिए बहुत कुछ आपने समझ लिया है। इसलिए इन दोनों अनुच्छेद पे टाइम बहुत लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, मगर दोनों अनुच्छेद को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से हर तरह से आएगा। समझना होगा आपको प्रश्न को, और उत्तर इन्हीं पॉइंट्स में छिपा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट देखें हम अनुच्छेद 15 का। पहले अनुच्छेद 15 देखें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 15 जो है विभेद करने को मना करता है, प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 किस आधार पर? चाहे वो धर्म हो, चाहे मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो। पहला पॉइंट समझ ले। पॉइंट का मतलब यहाँ पर आप समझें, चूंकि अनुच्छेद है तो इसका उप अनुच्छेद कह सकते हैं। सब पॉइंट होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं यहाँ पर, सब आर्टिकल्स। पहला सब आर्टिकल देखें। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक। अब ये चूंकि देखिए, चाहे अनुच्छेद 15 की बात करें चाहे 16 की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ये मूल अधिकार, कहने का मतलब है जो 15 और 16 मूल अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि 14 जो है वो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। दूसरा पॉइंट देख लें। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर
किन किन जगहों की बात करेंगे आधार पर हम देखें, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतया या भागता राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग अगले पेज पे आपको पढ़ाया जाएगा। उपयोग के बाद के संबंध में उपयोग के पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़े थे, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता के बाद कॉमा होगा, नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया कि कोई भी नागरिक वो धर्म, मूल वंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान यानी किसी के भी आधार पर सॉरी किसी भी दुकान या सार्वजनिक भोजनालय, होटल, इन सब में प्रवेश के लिए, या कोई भी सार्वजनिक कुआं है, सार्वजनिक जनता के लिए समर्पित कुआं, तालाब या स्नानगार है, या कोई सार्वजनिक सड़क है, स्थान है, कोई भी चीज़ है, इन सब के लिए आप जाति धर्म के आधार पर किसी को जाने से रोक नहीं सकते। अगर आप रोक रहे हैं इसका मतलब उसके मूल अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, जो कि विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं आप। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न खूब बनते हैं यहाँ से, सिर्फ पूछा यहाँ से जाता है, आपको पूरा अनुच्छेद लिखना होता है। समझे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। छोटा पॉइंट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब राज्य को पूरी छूट है कि उस अपने राज्य में स्थित स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करे, और ऐसे विशेष उपबंध करने पर राज्य को कोई बंदिश नहीं है राज्य के लिए। चौथी बात देखें, बहुत आता है चौथा पॉइंट भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट का मतलब आप समझ जाइएगा। हम सब आर्टिकल की बात कर रहे हैं। उपअनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अभी हम आपको आगे अनुच्छेद 29 भी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 29 के खंड 2 में भी यही बात की गई है कि वहाँ पर 29(2) में जो है पिछड़े वर्ग के बारे में बात की गई है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात की गई है। तो कहने का मतलब हुआ, चाहे इस अनुच्छेद की हम बात करें या 29(2) की बात करें, उसमें किसी भी बात में राज्य को पूरी छूट होगी वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करे, और इस पर राज्य को कोई पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। फिर आ जाएं आप पॉइंट 5 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ तक की बात लगभग चौथी पॉइंट के ही सदृश है। कहाँ तक नहीं करेगी ये देख लें, नहीं करेगी जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षक संस्था से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में
जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। कहने का मतलब ये है, अभी हम आपको अनुच्छेद 19 भी पढ़ाएंगे डिटेल में और 30 भी पढ़ाएंगे डिटेल में। 19 में आपको वाक स्वतंत्रता के बारे में बात बताई गई है, कोई कि आप बोलने, चालने, चलने, फिरने, टहलने, घूमने, विचरण इन सबसे स्वतंत्र हैं। 30 में बताया गया है कि आपको जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन का अधिकार है। डिटेल में पढ़ाएंगे ये दोनों अनुच्छेद। यहाँ पर सिर्फ ये बात आप ध्यान रख ले कि चाहे इस अनुच्छेद की बात करें या 19(1)(6) की बात करें, राज्य को पूरी छूट है। वो चाहे वो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हों जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कोई लोग हैं, उनके लिए ऐसा विशेष उपबंध कर सकता है राज्य को कोई मना नहीं है ऐसे विशेष उपबंध करने से। जो विशेष उपबंध क्या हो, किसी शिक्षण संस्था में, चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त कर रही हो या ना कर रही हो, उसमें प्रवेश के लिए विशेष अनुमति दे, उसमें प्रवेश के लिए उपबंध करे, विशेष उपबंध करे। हाँ, ये ज़रूर है कि 30(1) का मतलब अनुच्छेद 30 और खंड 1 में जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, उनमें उन अल्पसंख्यक संस्थाओं को अधिकारिता है, वो अपने हिसाब से रूल बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है 30(1) के में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाएं। इन पे ये जो अनुच्छेद 15 है उसका पॉइंट 5 वर्क नहीं करेगा, बाकी हर जगह करेगा। अब छठा पॉइंट देख ले हम लोग, ये अंतः स्थापित किया गया है 2019 में, ये अंतः स्थापित हुआ है और 103वां संशोधन है संविधान का। बहुत ध्यान से इसको समझना है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं 103वां संशोधन कौन सा था संविधान का, तो यही 103वां संशोधन है। और कब से प्रवृत्त हुआ है, ये एकदम लास्ट में 12/1/2019 से प्रभावी हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये अनुच्छेद, हालांकि इस पर अभी भी विवाद चल रहा है, बहस चल रही है। देखें छठे पॉइंट को, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को क्या करेगी। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इसमें आप शॉर्ट करके लिखेंगे तो आप धोखा उठा जाएंगे, क्योंकि हर अनुच्छेद का हर उप अनुच्छेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कोई शॉर्टकट ना मारिएगा। हमने पहले ही कहा है कॉम्प्लिकेटेड अनुच्छेद है ये, बहुत मुश्किल से याद होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो मेहनत आप करिए मगर इसका कोई शॉर्टकट ना मारिए। बहुत ज़्यादा बार याद करेंगे तब जाके याद होगा। छठा अनुच्छेद हम पढ़ रहे थे, हमने बता दिया था कि इस अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को, पहली बात, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों, आगे चले हम, दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें ये बात, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अभी जो नई बात आई है 2019 से, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग है, जो कि खंड 4 और 5 के अलावा हैं, अतिरिक्त हैं। तो उनके अलावा भी जो लोग मान लीजिए पिछड़ा वर्ग में नहीं आते या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में नहीं आते, इन 4 और 5 पॉइंट में इन दोनों वर्गों की बात की, इन लोगों की बात की गई है, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। तो इनके भिन्न, इनके अलावा भी जो लोग ऐसे हैं जो इस वर्ग में नहीं आते मगर आर्थिक रूप से वो क्या है, बेचारे कमज़ोर हैं, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकेगा राज्य, जो कि बता दी गई है। और राज्य को कोई ऐसा विशेष उपबंध करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा, कोई निवारित नहीं कर सकता, ये बात बता दी गई खंड का में, जो कि अनुच्छेद 15 का छठे का भाग है।
अब अनुच्छेद 15 का जो पॉइंट 6 है उसका खंड खा देख रहे हैं हम लोग। खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां तक निवारित नहीं करेगी जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्था भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता ना पाने वाली हैं, प्रवेश में संबंधित हैं। प्रवेश में संबंधित हैं। एक मिनट, प्रवेश में संबंधित है। एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग भिन्न समुदाय प्रोवाइड भी है, चाहे वे राज्य सरकार प्रवेश में संबंधित है जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। देखिए पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये अनुच्छेद 15 के जो उप अनुच्छेद 6 है उसका खंड खा है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बता दी गई। ये कह दिया गया कि जो खंड 4 और 5 में जो वर्ग थे उनसे भिन्न लोग जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं उनकी उन्नति करने के लिए राज्य को कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, जहां तक वो ऐसी कोई भी शिक्षण संस्था हो जो पूरे देश में चल रही हो जो कि अनुच्छेद 30 के खंड 1 में जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनसे भिन्न संस्था, मतलब इसमें भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो संस्थाएं बनाई जाती हैं अल्पसंख्यकों द्वारा उनको अलग रखा गया है, वो अपवाद के तौर पर है। बाकी कोई भी शिक्षण संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो सरकार से मान्यता प्राप्त हो, चाहे चाहे सरकार से सहायता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त ना हो, अगर उसमें प्रवेश से संबंधित बात की जाएगी, प्रवेश उनके बात आएगी, तो EWS का कोटा जो होगा आर्थिक रूप से जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनका कोटा 10% के अत्यधीन होगा, मतलब 10% तक उन लोगों के लिए पद रिक्त रखे जाएंगे, पद का आरक्षण किया जाएगा जो लोग खंड 4 और 5 में नहीं आते मगर वो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। संक्षेप में कहने का मतलब यह है 4 और 5 खंड के अंतर्गत न आने वाले आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए 10% कोटा होगा हर संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो ना प्राप्त हो। हाँ, अपवाद यह है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें ये नियम लागू नहीं होते। 5 में भी ये बात बता दी गई और ये यहाँ पर भी हमने बात क्लियर कर दी। अब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है जो कि केस का नाम है सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2020। ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस है जो सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिया गया है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था केस को, बिल्कुल पहले तो हम ये पॉइंट आपको समझा दें, जितना आपको लिखना है पहला उतना लिख दीजिएगा, बाकी हम अभी आपको इसको थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट केस लॉ है ये, बहुत बड़ा निर्णय है, तो पूरा आप नहीं लिख पाएंगे। हमने जूस समरी लिख दी है उसकी, ये लिखना ही है, मगर अभी हम आपको केस पूरा समझा देंगे। पहले आप समझ लें क्या लिखना है इसमें। लिखना इतना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के वे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने खुला श्रेणी या सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक, अर्थात अंक कितने थे 274.8928 से अधिक अंक प्राप्त किया है, को उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में नियोजित किया जाए और
उनके इस चयन से रिक्त हुए उनकी सीट को उसी वर्ग के निम्नतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाए, तदनुसार आदेशित या निर्देशित। हुआ ये था, वैकेंसी निकली थी 2016 में, पुलिस की भर्ती थी, और उस पुलिस भर्ती में जो था, ऐसी अनियमितता पाई गई कि जो जनरल श्रेणी के बराबर या उनसे अधिक महिला श्रेणी में जो अभ्यर्थी थे, तो जनरल श्रेणी या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, फिर भी उनको जो है उनके ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में ही उनको रखा गया। मामला और चूंकि जब सामान्य श्रेणी को वो क्रॉस कर गए, तो चूंकि वो सामान्य उनको आरक्षण की वो उनका आरक्षण नहीं हुआ, वहां पर वो सामान्य में आ गए, तो उनके जगह पर सामान्य को भरना चाहिए था। मगर मतलब क्या किया हुआ, ये उनको सामान्य से ज़्यादा नंबर पाने के बाद भी उनको ओबीसी के ही कोटे में रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा, तो उसने कहा जब इन्होंने जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने सामान्य वर्ग या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए, तो इनको सामान्य का कोटा दीजिए, सामान्य में इनको रखिए, और इनके कोटे को उन व्यक्तियों को दीजिए जो कम नंबर पाए हैं। कहने का मतलब, ये सामान्य में 10 लोगों का मान लीजिए कोटा था, तो 10 लोगों में से 4 लोग जो हैं सामान्य के बराबर नंबर पाए थे, तो 4 को हटा दीजिए, वो सामान्य में आ गए, तो 4 जगह खाली हो गई, तो 6 ओबीसी का फायदा पा रहे थे, और 4 जो 4 सामान्य के बराबर अंक पा गई में अभ्यर्थी, उनको सामान्य में कर दीजिए। बाकी 4 बचे हुए जो अब वो सामान्य में चले जाएंगे, तो 4 पद खाली हो गए वापस, तो 4 पदों को अब ओबीसी के जो कम नंबर आए हैं उनसे भरा जाए। ये था मतलब पूरा। यहाँ पर केस लॉ ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो हमने नंबर दे रखा है आपको अपना व्हाट्सएप नंबर है 945077070672। इस पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, 2 महीने से बहुत कम टाइम बचा है, 2 महीने के अंदर अब टाइम आ गया है, मुश्किल से 40-50 दिन बचे हुए हैं। तो अब आप क्या करिए, हमारी सलाह ये है कि इस ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे जुड़ने से आपको फ़ायदा होगा। जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो हम आपकी क्लियर कर देंगे, जो भी टेंशन है वो मिनिमाइज़ कर देंगे। हाँ, इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल 500 रुपये फ़ीस रखी हुई है, जो आप फ़ीस दे के हमसे जुड़ सकते हैं। ये फ़ीस उन अभ्यर्थियों के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन लेते हैं। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप हमसे ये फ़ीस वापस ले लीजिए। मकसद सिर्फ ये है, आपको सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन लेना है। जैसी ज़रूरत हो आप हमसे मदद लें। फ़ीस के अलावा अगर आपको इस फीस में भी अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ है, तो आप हमसे तुरंत आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत, फ़ीस का कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है। अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं है तो वैसे भी आप हमसे सलाह के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर आप नहीं जुड़ते हैं तब भी आप पढ़ाई जारी रखिए। डे 1 से लेकर डे 100 तक हमने सारे वीडियोस दे दिए हैं। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जब आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आता है, मोर को टच करिए तो वहाँ पर आपको PDF मिलेगा हर वीडियो के साथ। PDF को डाउनलोड करके अपने हाथ में रखिए और फिर पढ़ाई शुरू करिए। पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर भी नहीं आ रही है तो हमसे कंसल्ट करिए। हमारा चैनल आप डाल दीजिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। यूट्यूब पर डायरेक्ट डालेंगे, आप हमें सर्च कर पाएंगे, हम तक पहुंच पाएंगे। सारी हमने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना दी है। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन दे लीजिए। सारे साथियों को अपने ये मैटर बांटिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी असुविधा हो तो हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।